चलिए बालक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो विद्युत धारा का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है और इसमें हम लोग 76 तक शायद कर लिए थे, नहीं? चलिए, तो 76 के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका यूनिट नंबर 2 का है और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है आपका? ये चैप्टर नंबर आपका 3, ठीक है। देखा जाए क्वेश्चन क्या है, ध्यान देने वाला। कर रहे कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः नीला, काला और पीला रंग चिन्हित है। यदि कार्बन प्रतिरोधक पर 30 वोल्ट का विभवांतर है तो धारा का मान होगा। तो ध्यान देंगे, आप क्या करेंगे, ये जो रंग दिया हुआ है इससे आप प्रतिरोध का मान निकाल लीजिए। दिया हुआ है नीला, काला, नीला दिया हुआ है, काला दिया हुआ है और पीला। तो आपको मालूम है कि ये दोनों अंक में खोजते हैं, ये गुणक में खोजा जाता है। इसके लिए 6 होता है, इसके लिए 0 होता है और इसके लिए 10⁻3। तो देखा जाए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, कितना होगा देखिए। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77। तो पहले प्रतिरोध निकाल लीजिए। कौन कौन था? नीला था, पहले कौन सा था? नीला। तो नीला के लिए 6 होता है, काला के लिए 0, इसके बाद मल्टीप्लायर होता है गुणक, कितना? तो कितना है? पीला है, पीला का होता है 10⁴ ओम। ये प्रतिरोध हम लोग निकाल लिए कलर कोड से, कलर कोड आपको पढ़ा दिए हैं। चलिए, इसके बाद क्या कह रहा है कि प्रतिरोधक पर 30 वोल्ट का विभवांतर है तो धारा का मान बताइए। मतलब वोल्टेज कितना दे दिया? 30 एम्पियर। तो आपसे करंट तो पूछ रहा है बालक, करंट निकल जाएगा, ओम्स लॉ से निकाल लीजिए। क्या होता है? V = IR होता है। तो I = कितना होगा? V/R होगा। ये कितना है? 30। ये कितना है? 60 × 10⁴। कैंसिल कर लेते हैं, 32 से कितना होगा? 60। तो I = 1/2 × 10⁻, नीचे से ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा एम्पियर। 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 × 10⁻⁻4 एम्पियर। वो तो गया बालक। अब देख लीजिए है या नहीं ऑप्शन 0.5। ये ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 0.5 × 10⁻4 एम्पियर। चलिए, इसको लिख लीजिए। तो अब हो गया बालक, आगे बढ़ा दिया जाए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 78 में। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि तार को खींचकर लंबाई को दुगना कर दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध बताइए। आपको शायद याद होगा, हमने बताया था कि नया जो प्रतिरोध होता है ये n² × R ओल्ड, मतलब पुराना वाला प्रतिरोध होता है। और n क्या है? कितना गुना आप खींचे हैं, तो लंबाई को दुगना, 2 गुना। तो याद रखेंगे n का वैल्यू 2 हो गया, तो आप 2 का स्क्वायर कर लीजिए। और पुराना वाला प्रतिरोध कितना है आपका? पहले का प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर हल करेंगे तो नया वाला प्रतिरोध कितना है बालक? n²। तो n का वैल्यू 2 था, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और पुराना वाला 10 था, तो ये टोटल कितना हो गया? 40 ओम। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी चालक तार का लंबाई आप खींचकर दुगना कर दीजिएगा तो उसका चालक तार का प्रतिरोध बदल जाएगा। तो बदल के नया वाला प्रतिरोध कितना होगा? इस फॉर्मूले से हम लोग बना सकते हैं Rn = n² × R ओल्ड। n क्या है? जितना गुना आप खींचेंगे लंबाई को, और ये R क्या है? तो पुराना वाला प्रतिरोध। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हो गया बालक, ये काफ़ी इजी है।
इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हटा दिया जाए, हो गया, ठीक। चलिए 79 देखते हैं। 79 कह रहा है एक तार का प्रतिरोध R है, यदि उस तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना, तो देखिए तार का लंबाई जितना खींचिएगा ना ये आपका n हो जाएगा। तो नया वाला प्रतिरोध पूछ रहा है, तब नए तथा पुराने प्रतिरोधों का अनुपात निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं 79 नंबर है 79 नंबर। यहाँ पर पुराना वाला प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, पुराना वाला प्रतिरोध कितना है आपका, तो R है, ठीक है, R है। और n का वैल्यू लंबाई को कितना खींचा गया है, 3 गुना। तो नया वाला प्रतिरोध अगर निकालते हैं ये होता है n² इंटू R ओल्ड। तो n कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे इंटू R कर लेंगे, कितना होगा 9R। तो बताइए नया वाला प्रतिरोध आपका कितना आ गया, नया वाला प्रतिरोध 9R, और पुराना वाला कितना है, केवल R। तो आपसे अनुपात पूछा है बालक, किसका, तो नया और पुराने वाले का। तो नया वाला पहले है और पुराना वाला बाद में है। तो ये हो गया 9R और नीचे R, तो R से R कैंसिल होगा, तो 9/1 मतलब 9:1। किसी भी तरीके से आप बता सकते हैं। ध्यान ये देना होगा यहाँ पर, करेंगे तब नए तथा पुराने प्रतिरोध का अनुपात बताइए। कभी कभी गड़बड़ ये हो जाता है कि बच्चे लोग ओल्ड पहले कर देते हैं न्यू बाद में, तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा नया वाला और पुराना वाला। तो ये ऊपर रहेगा, ये नीचे, और अनुपात हो गया 9:1। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर। हो गया बालक, हटाया जा। चलिए नेक्स्ट 80 नंबर। क्या कह रहा है, जब किसी तार की लंबाई 6 गुना खींचकर बढ़ा दी जाए तब तार का प्रतिरोध 72 ओम हो जाता है, तो तार का मूल प्रतिरोध। तो ध्यान देंगे ये आपका n हो गया और ये नया वाला प्रतिरोध हो गया 72 ओम। तो मूल प्रतिरोध मतलब पहले कितना प्रतिरोध था, जब आप लंबाई को 6 गुना नहीं खींचे थे तब प्रतिरोध कितना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है, चलिए तो देखते हैं 80 नंबर में क्या है आपका, धन्यवाद। 80 नंबर में कह रहा है कि नया वाला प्रतिरोध कितना हो जा रहा है, 72 ओम, 72 ओम। और ये प्रतिरोध क्यों बदला है, आप तार को 6 गुना खींच चुके हैं, तार का लंबाई 6 गुना बढ़ा दिए हैं। तो आपसे कह रहा है कि मूल प्रतिरोध बताइए, मूल मतलब पुराना वाला प्रतिरोध पूछ रहा है। तो अभी तो फॉर्मूला आपको बताए हैं कि नया वाला प्रतिरोध कितना होगा, तो n² इंटू R ओल्ड होता है पुराना वाला प्रतिरोध, ठीक है। तो ये 72 दिया है और ये 6 है, स्क्वायर कर लीजिए इंटू R ओल्ड हो जाएगा पुराना वाला। तो यहाँ पे 72 हो जाएगा और इसके नीचे ला दीजिए 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, R ओल्ड पुराना वाला प्रतिरोध, 36 दूनी 72। तो R ओल्ड पहले वाला प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम। कितना हो जाएगा, 2 ओम। देखिए तो है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यही है आपका ऑप्शन नंबर 3, 2 ओम। तो मूल प्रतिरोध आपसे पूछा था, मूल प्रतिरोध मतलब पहले वाला प्रतिरोध कितना आ गया, 2। चलिए इसको लिख लीजिए आप जल्दी। हो गया बालक, हटाया जाए। चलिए नेक्स्ट 81 नंबर। 81 क्या कर रहा है, एक विभव मापी के दोनों सिरों के बीच एक निश्चित विभवांतर है। 2 सेल श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि
इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक व्यवस्था में दोनों एक दूसरे की सहायता करती है तथा दूसरी व्यवस्था में दोनों एक दूसरे का विरोध करती है। इस संयोजन का संतुलन विभवमापी के तार पर क्रमशः 120 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर की लंबाइयों पर होता है। तो दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों में अनुपात है। मतलब यहाँ पर देखिए, पढ़ने पर यही मालूम चला कि दो सेल को कनेक्ट कर दिया गया है एक निश्चित विभवांतर पर, और यहाँ पर क्या है कि दोनों को एक साथ जब एक क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एक दूसरे की सहायता करती है। तो सहायता करने का मतलब ये है कि दोनों सेलों को हम लोग प्लस में ले लेंगे, मतलब दोनों सेलों का संयोजन होगा। कब? जब दोनों सेल एक दूसरे का सहायता करेगा तो दोनों का वोल्टेज जोड़ देंगे। और दूसरी व्यवस्था में एक दूसरे का विरोध करती हैं, तो जब ये विरोध करेंगी तो इनका वोल्टेज हम माइनस कर लेंगे, ठीक है, एप्टा 1 माइनस एप्टा 2। तो एक में जब सहायता करेगा तो ऐड कर देना है, विरोध करेगा तो सब्ट्रैक्ट। और ये जब है सहायता कर रहा है तो इसका विभवांतर 120 है और विरोध कर रहा है तो ये 60 है। तो आपसे कह रहा है कि विद्युत वाहक बल का अनुपात कितना है। क्लियर है बालक? चलिए, बहुत इजी है, इसको देखते हैं। 81 नंबर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि विद्युत वाहक बल 2 है। कि माना परिपथ में विद्युत वाहक बल एप्टा 1 तथा एप्टा 2 है। हो गया? हमको 2 लेना है, समझ में आ रहा है? 2 विद्युत वाहक बल लेना है तो एप्टा 1 एप्टा 2 ले लिए। अब इसमें 2 केस है। केस नंबर क्या है? करेक्ट, जब दोनों क्या होगा एक दूसरे का, मतलब पहली व्यवस्था में क्या लेंगे कि जब धारा की दिशा समान हो, पहली व्यवस्था के लिए कब? जब धारा की दिशा समान हो, जब धारा की दिशा समान हो। तो बताइए, धारा की दिशा समान होगा तो इनका विद्युत वाहक बल, तो समान होने का मतलब दोनों का हम विद्युत वाहक बल क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और इसको इक्वेशन कितना बना लेंगे? 1। ठीक है। अब दूसरा केस में क्या कर लिया जाए? दूसरी व्यवस्था के लिए क्या करेंगे? जब धारा की दिशा विपरीत हो, दूसरी व्यवस्था के लिए, तो दूसरी व्यवस्था के लिए क्या है? आप देख सकते हैं कि इसमें कह रहा है कि विरोध कर रहा है। एक में क्या करता है? सहायता, तथा दूसरा व्यवस्था में क्या करता है? एक दूसरे का विरोध। तो दूसरी व्यवस्था के लिए जब धारा की दिशा विपरीत हो, जब धारा की दिशा विपरीत हो, तो विपरीत होगा तो क्या करेंगे? आपका विद्युत वाहक बल ये कितना हो जाएगा विरोध करने वाले स्थिति में? तो एप्टा 1 माइनस एप्टा 2, इसको समीकरण क्या कर लेंगे? 2। क्लियर है? तो देख लीजिए, 2 केस में लिए हैं। पहली व्यवस्था में हम लोग ये एक दूसरे का सहायता कर रहा है तो दोनों विद्युत वाहक बल जोड़ दिया गया है, और दूसरे केस में क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है तो दोनों को हटा दिया गया है। अब क्या करेंगे यहाँ पर? तो हम समीकरण को डिवाइड कर लेंगे। समीकरण 1 डिवाइडेड अपॉन समीकरण 2, मतलब पहला में दूसरा से भाग दीजिए तो क्या होगा? विद्युत वाहक बल, ध्यान देंगे, पहला कितना है? तो आप देख सकते हैं ये जोड़ वाला है, और दोनों का अनुपात दिया है 120 और 60। तो देखिए, एप्टा 1 प्लस एप्टा 2 और एप्टा 1 माइनस एप्टा 2, इसका वैल्यू दिया है 120 और इसका दिया है 60। पहले क्वेश्चन में आप देखिए, संयोजन का संतुलन विभवमापी के तार पर क्रमशः 120 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर की लंबाइयों पर होता है। ठीक है, तो 120 पर कब होगा? जब दोनों समान दिशा में रहेगा। 60 कब होगा? जब विपरीत। अब इसको कैंसिल करा लीजिएगा
तो 60 दूनी 120, ये 2/1 हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी आप गुना कर दीजिए, तो इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा एप्टा 1 प्लस एप्टा 2, और ये दोनों इधर गुना होगा, ये होगा 2 एप्टा 1 माइनस 2 एप्टा 2। अब क्या करना होगा, सेम को एक तरफ करना होगा, तो आप एप्टा 2 को इधर लाइए, इसको इधर लाइए, कितना है, तो एप्टा 2 को इधर लाना है, तो आपने बोला कि एप्टा 2 और माइनस आगे प्लस हो जाएगा, और इधर कितना था 2 एप्टा 1 और प्लस आगे एक माइनस हो जाएगा एप्टा 1, तो 2 एक कितना हो जाएगा 3 एप्टा 2, और ये 2 में से 1 माइनस होगा 1। तो अगर हमको विद्युत वाहक बल का अनुपात निकालना है तो पहले कौन सा है आपका, अनुपात ही केवल पूछा है, तो 1/2 ले लेते हैं, तो यहाँ 1/1 हो जाएगा, और यहाँ एप्टा 1 एप्टा 2। तो देखिए तो विद्युत वाहक बल का एप्टा 1 का वैल्यू, क्योंकि इसके नीचे आप इसको लाइएगा ना तो यहाँ पर नीचे 1 हो जाएगा, तो एप्टा 1 एप्टा 2 कितना आ गया 3/1। अब इसको आप 3:1 के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यही तो है बालक। चलिए देखिए तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 ये है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है बालक? चलिए इसको लिखिए तो जल्दी जल्दी। हो गया बालक, चेंज कर दे। हो गया, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए हो गया बालक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध 8 है तो 8 क्या है 8 ओम है। यदि तार को इस प्रकार खींचा जाता है, ठीक है इसको सुधार लेंगे, टाइपिंग एरर है, खींचा जाता है कि उसकी त्रिज्या का अनुपात 3:1 हो जाए तब तार का प्रतिरोध होगा। तो आपको तार का प्रतिरोध बताना है कि जब उसका त्रिज्या का अनुपात बदल दिया जाए, त्रिज्या का अनुपात इतना कर दिया जाए, तो बताइए तार का प्रतिरोध कितना होगा। क्लियर है? तो ये बताइए, आपको पढ़ाया गया है बालक कि आप कोई भी परिवर्तन कर दें, जैसे आप लंबाई में परिवर्तन कर दे, तो लंबाई में परिवर्तन कीजिएगा तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा, परिवर्तित होकर आयतन को अचर रखेगा। ठीक है, तो आपको बताया गया कि लंबाई बढ़ाइएगा तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो लंबाई कम हो जाएगा। ठीक है, एक बढ़ेगा तो एक घट जाता है, और इस तरीके से आयतन का मान अचर होता है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। R1 को 3R ले लेते हैं और R2 को कितना ले लेते हैं, R ले लेते हैं। ये प्रतिरोध त्रिज्या मान लिए, क्योंकि आपने बोला कि त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाता है 3:1, तो हमने बोला कि अगर तिगुना है तो ये त्रिज्या आपका 3R हो गया। पहले वाला त्रिज्या कितना है, ये कितना है 3R, और ये कितना है R। ध्यान देंगे ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये त्रिज्या के बारे में बात कर रहे हैं त्रिज्या के बारे में। अच्छा एक चीज और आपको बताया था हमने, आयतन अचर होता है। तो अगर आयतन
पहले केस में अगर ले हम और आयतन दूसरे केस में ले, तो आपको मालूम होगा, आपको बताया गया था कि आयतन का मान अचर होता है। तो अगर लिया जाए तो लंबाई L1 A1, आपको शायद याद होगा, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं बालक हम लोग पहले। क्योंकि देखिए आयतन को हमने बोला था कि L इंटू बी इंटू एच, और इन दोनों को मिला के A में कन्वर्ट किया था, और ये L, और ये भी बताया था कि आप कोई चेंज कर लें आयतन का मान हमेशा अचर होता है। तो यहाँ पर अगर आयतन का मान लिया जाए तो L1 A1 इक्वल टू ये कितना होगा L2 A2, और यहाँ पर अगर अनुपात लीजिएगा तो L1 अपॉन L2 कितना हो जाएगा A2 अपॉन L1। तो शायद याद होगा, अभी आपको बताया था हमने कि अगर लंबाई बढ़ाइएगा तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और लंबाई कम कीजिएगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं कि L1 ऊपर है तो A1 नीचे, L2 नीचे है तो A2 ऊपर। अब बताइए, तार है तो ये तो वृत्तीय है, वृत्त का त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। तो दूसरा है, तो दूसरा देख लीजिए कौन है, दूसरा त्रिज्या ये है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो आपका पहला का क्षेत्रफल कितना होगा, तो पहला का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लेकिन पहला के लिए त्रिज्या कितना है 3r, तो यहाँ पे 3r का स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पे आप कैंसिल करा देंगे बालक, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, और नीचे बचेगा 3 का स्क्वायर 9 9r²। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना रहा 1/9। तो आगे हम इसका यूज करेंगे L1/L2 या A2/A1, ये दोनों का रेशियो कितना है 1/9। ये दोनों का रेशियो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग आगे यूज करेंगे, कितना है 1/9 है बालक। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। आपको बताया गया है कि R1 इक्वल टू रो इंटू L1/A1 होता है, और R2 इक्वल टू कितना रो इंटू L2/A2 होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। अब यहाँ पर अनुपात ले लिया जाए R1/R2 का, तो कितना होगा रो इंटू L1/A1, और ये कितना होगा रो इंटू L2/A2। 4 स्टेप कीजिएगा तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो बचेगा आपका L1/A1 और A2/L2। क्या इसको इस तरीके से एक साथ लिख सकते हैं क्या, कि L1/L2 और इंटू A2/A1। हम क्या किए, इसके साथ L1 को ले लिए और इसके साथ A2 को ले लिए, मतलब L एक साथ A एक साथ। अब देखिए तो इसका भी वैल्यू 1/9 आया है और इसका वैल्यू भी 1/9। आप देख सकते हैं कि L1/L2 का वैल्यू भी 1/9 आया है, और A2/A1 का वैल्यू भी 1/9। क्लियर है बालक? तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दोनों का वैल्यू रखेंगे, तो 1/9 इंटू 1/9 कितना हो गया 1/81। क्लियर है? तो यहाँ से एक वैल्यू हम लोग को मिल गया, क्या मिल गया कि R1/R2 इक्वल टू कितना, तो 1/81 हो गया बालक। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन में कह रहा था कि तार का प्रतिरोध 8 ओम है, यदि तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसकी त्रिज्या का अनुपात 3:1 हो जाए, तब तार का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिरोध पहले कितना था, तो पहले वाला प्रतिरोध हम लोग R माने थे। ठीक है, हम लोग R माने थे, लेकिन जब उसका त्रिज्या में परिवर्तन हुआ तो प्रतिरोध में भी परिवर्तन होगा, और इस स्थिति में आप नया वाला प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो आप लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी कीजिए तो इसको। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए हो गया बालक, नेक्स्ट। जल्दी की। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, R2 निकालना है ना,
R2 निकालना है तो R1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और R1 का वैल्यू 8 ओम दिया हुआ है। अब गिवन डाटा में देख लें, हो गया। चलिए हो गया बालक, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो ध्यान देंगे R1 का वैल्यू 8 दिया है, R2 निकालना है 1/81, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। R2 का वैल्यू कितना होगा, तो 8 और ये 64 ओम, मतलब 648 ओम। ठीक है, देखिए तो है, हाँ ये तो ध्यान देंगे पहले वाला प्रतिरोध R1 था और बाद वाला प्रतिरोध R1 का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है 8 ओम, हमसे R2 पूछा था, तो R2 कितना आ गया 648 ओम। चलिए इसको भी कर लेंगे, बस 2 ही स्टेप तो है इसके बाद। ठीक है, क्या करेंगे, तो ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, रिजल्ट आ गया। हो गया बालक, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। 83 में आते हैं, आज 100 तक करना है हम लोग को, एनी हाउ। करा 4.2 ओम प्रतिरोध के तार में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो बताएं कि उसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा के लिए पूछ रहा है, क्या दिया है, प्रतिरोध दिया है, धारा का मान दिया है और समय दिया है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो देखते हैं, गिवन डाटा में एक एक करके लिखना होगा। 83 चलिए क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया है 4.2, करेंट 2 एम्पियर, प्रतिरोध दिया है 4.2 ओम, करेंट कितना है 2 एम्पियर, टाइम कितना समय के लिए ये करंट जा रहा है 5 मिनट। तो आपसे क्या कह रहा है, उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए। ठीक है, आपसे कह रहा है कि उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए। तो क्या करेंगे, H बराबर I² RT आपको बताया गया है, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे टाइम मिनट में है। देखिए तो टाइम मिनट में है, आप इसको क्या करेंगे सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 5 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो ये 300 सेकंड हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, H बराबर I² RT निकालिए। H इक्वल टू I कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर कर लेंगे। R कितना है 4.2, T कितना है 300। सॉल्व कर लीजिए 4, इसको 42/10 लिख सकते हैं, डेसिमल हटेगा तो, और 300, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 4 2 से 8 और 4 4 से 16 इनटू 30, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना, तो हीट है, हीट का क्या होता है जूल। देखिए तो 500 कितना हम लोग का 5040 जूल, कहाँ है जी 5040 जूल, यही है फर्स्ट वाला, ये वाला। इसके लिए तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, फॉर्मूला H इक्वल टू I² RT। चलिए देख लेते हैं, लिखो अब। हो गया बालक, चलिए नेक्स्ट 84 देखा जाए। 84 क्या कर रहा है, कार्बन फिलामेंट वाला प्रतिदीप्त लैंप 20 वोल्ट के अंतर्गत है, 2.5 वाट पर कार्य करता है, तो लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, गिवन डाटा लिखते हैं। बी कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट, ये वाट है तो इसका मतलब ये पावर है 2.5। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध। तो आपको पढ़ाया गया है P इक्वल टू V²/R, तो जब R निकालिएगा तो क्या होगा V²/P हो जाएगा। तो R इक्वल टू V², V कितना है 20, तो 20 इंटू 20 और पावर कितना है 2.5। जब इसका डेसिमल आप हटाएंगे
ठीक है, जब डेसिमल हटाएंगे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई होता है। चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 1 स्टेप बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है 2.5। अगले स्टेप में डेसिमल हटा लीजिए तो कितना होगा 20 इंटू 20। जब डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे कितना होगा 25। ठीक है, तो 5 2 ज़ 5 5 ज़ 5 4 ज़ कितना हुआ 4 2 ज़ 8 8 2 ज़ 16 4 2 ज़ 8 8 2 ज़ 16। 100 एक जीरो भी है तो 160 ओम। देखिए तो ये वाला, और तो है ऑप्शन में, जल्दी जल्दी बने तो इसको वाला। हो गया बालक, लिख लिए। चल एट्टी 85 नंबर। अगर 50 वाट के एक बल्ब 50 वाट के एक बल्ब को 100 वोल्ट तक जलाया जा सकता है। यदि बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जलाना हो तो बल्ब है, सुधार लीजिएगा, ये बल्ब है, बल्ब के श्रेणी क्रम में कितने का प्रतिरोध जोड़ना होगा। अच्छा ये बताइए कि अगर 50 वाट का बल्ब आप जलाते हैं 100 वोल्ट पे तो आपको पहले प्रतिरोध निकालना होगा और तब देखा जाएगा कि 220 वोल्ट पर जलाने पर प्रतिरोध कितना होता है। चलिए 85 नंबर देखते हैं। 85 नंबर बालक, 85। अब क्या कर लें, क्या दिया हुआ है, पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, पावर वोल्टेज। पावर कितना है 50 और ये 100, ये 50 वॉट और ये 100 वोल्ट। प्रतिरोध निकालना है, निकालिए कितना आ जाएगा। तो R इक्वल टू कितना वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर 100 इंटू 100 और ये 50, तो प्रतिरोध कितना आ गया 200 ओम। अब कह रहा है ये किसका प्रतिरोध है, तो याद रखेंगे ये बल्ब का प्रतिरोध है जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो 50 वाट का बल्ब यूज़ कर रहे हैं 100 वोल्ट पर, ये उसका प्रतिरोध है। अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जलाना हो तो बल्ब के श्रेणी क्रम में कितने का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए इसका डायग्राम हम बना दे रहे हैं। इसका डायग्राम हम ये बना दे रहे हैं, जैसे मान लें कि ये बल्ब है आपका, ये बल्ब आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब हम ज़्यादा वोल्टेज जोड़ देंगे, तो आपको जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे आप कितना वोल्टेज जोड़ने का बात कह रहा है, ये 220। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम 220 वोल्ट जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका बल्ब है, ये जो बल्ब है ये तो 100 ही वोल्ट पे काम करता है, 100 वोल्ट लेता था, और ये कितना वोल्टेज लेगा आप नहीं जानते हैं। और ये जो आप प्रतिरोध जोड़ रहे हैं ना, इसका प्रतिरोध मालूम है, बल्ब का प्रतिरोध हम लोग निकाल लिए 200 ओम, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले ही 100 वोल्ट पे काम करता था, लेकिन जब आप 220 से जोड़ दिए तो बताइए ये तो 100 पे ही काम करेगा, ज़्यादा वोल्टेज दीजिएगा तो फ्यूज हो जाएगा। तो इसको सेव करने के लिए परिपथ में एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया है। प्रतिरोध क्या करता है, करंट का मान कम कर देता है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए ये वाला प्रतिरोध कितना होगा, कितना उनका प्रतिरोध जोड़िएगा कि सही तरीके से काम करे, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप ये देख सकते हैं कि ये वोल्टेज 220 है, जिसमें से ये 100 यूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये 120 यूज़ करता होगा। आप देख सकते हैं कि सप्लाई आपका 220 का है, जिसमें ये तो 100 वोल्ट पे ही काम करेगा, इसका मतलब वो कितना पे काम करेगा, तो वो काम करेगा 120 पर। क्लियर है। तो 120 पे काम करेगा तो और इजी हो जाएगा, हम लोग पहले करंट निकाल लेंगे, करंट निकाल के ही निकालेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे चित्र से, तो चित्र से, अच्छा श्रेणी क्रम में भी बोला था, अब कहिएगा सर आप कैसे जोड़ दिए। तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि श्रेणी क्रम में कितने का प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में यही है आपका, ठीक है, श्रेणी क्रम में यही होता है, इसमें रास्ता एक ही होता है। तो बताइए क्या लिख सकते हैं चित्र से, हम लोग क्या लिखेंगे कि V1 इक्वल टू 100 प्लस V2,
तो V2 अगर निकालना हो तो क्या होगा, V1 माइनस 100 होगा, और V2 इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना है 220 माइनस 100। तो बताइए सेकेंड वाला वोल्टेज कितना हो गया 120 वोल्ट हो गया बालक। अब एक चीज और, हम पहले करंट चेक कर लेंगे क्योंकि करंट का मान तो वही रहेगा। सर्किट में हम लोग करंट का वैल्यू भी चेक, देखिए हमको क्या करना है, तो हमको V इक्वल टू आई आर, ये भी कौन है दूसरा वाला वोल्टेज, और आई आर तो ये प्रतिरोध कौन है तो दूसरा, क्योंकि देखिए सेकेंड V2 पर कौन यूज हो रहा है, V2 किसका है, तो आप बोलेंगे सर दूसरा प्रतिरोध का ये वोल्टेज है, तो ये दूसरा प्रतिरोध आपको मालूम है नहीं, यही तो निकालना है। तो हम यहाँ पे देखिए निकाल रहे हैं V2 इक्वल टू आई इंटू आर एन, तो जब आर एन निकालिएगा नया वाला प्रतिरोध तो V2 अपॉन आई होगा। तो हमने बोला करंट का वैल्यू आप यहीं पे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए ना यहाँ पे निकाल देते हैं थोड़ा सा इसको, हाँ V इक्वल टू आई आर है, तो यहाँ पे जब I निकालिएगा तो क्या होगा V अपॉन आर। तो बताइए आपका वोल्टेज 100 था और करंट कितना है, प्रतिरोध कितना है, तो ये दो बार में कटेगा, तो 1/2 को 0.5 एम्पियर बोल सकते हैं। यहाँ करंट का वैल्यू देखिए हम लोग निकाल लिए, ठीक है, करंट का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। आप वहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, परपथ में यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि ये जो बल्ब जल रहा था इसका प्रतिरोध निकाल लिए, ठीक है। आप करंट भी निकाल सकते हैं क्योंकि आगे यूज करना है, वहाँ भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो करंट कितना आ गया यहाँ पर, करंट 0.5 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब इस करंट का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, तो V2 कितना था 120 था और करंट कितना आया है 0.5, इसका दशमलव हटाइएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 1200 और ये 5 कितना 240 ओम हो तो गया। तो बताइए आपसे पूछा था, आपसे क्या पूछा था, थोड़ा सा डायग्राम में हम आते हैं, आपसे यही पूछा था बालक, आपसे यही पूछा था कि इस डायग्राम में पहले ही 100 वोल्ट पे जल रहा था, लेकिन जब 220 वोल्ट से जोड़ा गया तो इसके श्रेणी क्रम में कितना ओम का प्रतिरोध लीजिएगा ताकि ये सही तरीके से जलता रहे, ठीक है। तो ज़्यादा वोल्टेज देने से तो ये फ्यूज हो जाएगा, तो हम लोग इसके श्रेणी में एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ देंगे जो बाकी वोल्टेज को कंज्यूम कर ले। तो हम लोग क्या किए, हम लोग V2 का वैल्यू पहले निकाल लिए और तब हम लोग R का वैल्यू निकाल लिए प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का मान कितना लेना होगा, तो प्रतिरोध का मान लेना होगा 240 ओम। अब चेक कर लेते हैं कि नहीं ऑप्शन में है वाला, फर्स्ट वाला ही है आपका 240 ओम। समझ में आ गया कि फिर से एक बार बता दें, समझ में आ गया कि फिर से बता दें, फिर से चलिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था कि कोई बल्ब जो है 50 वाट पे और 100 वोल्ट पे काम करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कि अगर 50 वाट और 100 वोल्ट पे काम करता है तो बताइए कि अगर इसको 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इसके श्रेणी क्रम में आप कितना मान का प्रतिरोध रखिएगा कि इस पर कोई असर ना आए, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा दे देंगे और ये 100 पे काम करता है तो ये फ्यूज हो जाएगा। तो इसके श्रेणी में कितना ओम का प्रतिरोध जोड़ें ये सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो पहले हम लोग क्या कर लिए, तो हम लोग चेक कर लिए, तो R इक्वल टू V² से हम प्रतिरोध निकाल लिए। तो याद रखेंगे कि 50 वाट 100 वोल्ट पर बल्ब का प्रतिरोध कितना है 200 ओम। अब ये सर्किट बना दिए जैसा बोला गया था क्वेश्चन में, उस तरीके से डायग्राम बना लिए। अब हमने बोला कि ये 220 वोल्ट दे रहा है तो ये दोनों मिलकर तो 220 ही यूज करेगा, तो इसका मतलब 220 जो है V1 जो है 100 प्लस V2 के इक्वल है। तो देखिए 100 प्लस V2, यहाँ से V2 निकाल लिए तो 120 वोल्ट आ गया। अब V इक्वल टू आई आर के नियम से हम लोग नया वाला प्रतिरोध निकालेंगे, तो V2 अपॉन आई। अब आई का मान था ही नहीं तो हमने बोला पहले वाला डाटा से निकाल लीजिए। पहले वाला डाटा से कैसे निकालेंगे, पहले वाला डाटा से कैसे निकालेंगे, तो आपको बताया गया है, अभी ध्यान देंगे, आपको बताया गया है अभी कि आप ओम्स लॉ का प्रयोग कर लें ओम के नियम से। तो ओम के नियम से क्या होगा, तब V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे अगर I निकालिएगा तब V अपॉन R हो जाएगा। तो V कितना है आपका 100 है,
आप प्रतिरोध देखिए 200 निकाले हैं, ठीक है, 00 से 00, तो आप इसको 0.5 एम्पियर लिख सकते हैं। अब यही करंट हम लोग क्या करेंगे, यही करंट जो है आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो 0.5 हो गया, दशमलव हटेगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो 1200 और 5, अब भाग दे दीजिए कितना, 240 ओम। चलिए जल्दी इसको कीजिए तो कंप्लीट, जल्दी। हो गया, चलिए नेक्स्ट। यहां तक तो आप लिख ही लिए थे, हटा दे बालक। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 86 नंबर 86। क्या कर रहा है, 10 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक तार में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। यदि जे का मान 1 हो तो तार में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। यदि जे का मान, तो H = I² RT होता है, I² RT। तो धारा दिया हुआ है, करंट दिया हुआ, प्रतिरोध है, करंट है और समय है, ठीक है। लिखते हैं जे का मान, 1 मिनट क्वेश्चन में मेरे को देखने दीजिए। चलिए इसमें थोड़ा सा एरर है, इसमें जे कुछ नहीं दिया हुआ, 86, ठीक है, यहाँ पर जे कुछ है नहीं, यही याद रखें, ठीक है। बस इतना ही डाटा के यूज करना है, इतना ही डाटा के यूज करना है। तो देखिए ये आपका प्रतिरोध है, ये आपका करंट है और ये टाइम है। हाँ, इसको क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो H बराबर कुछ नहीं करना है, I² RT पे रखना है, रिजल्ट लाना है। टाइम को आप क्या करेंगे, ये मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया जाए। तो देखते हैं 86 नंबर में, 86 नंबर में चलिए I² RT था, I² RT, तो करेंट 2 एम्पियर था ना, प्रतिरोध कितना था 10 ओम, 10 ओम, और टाइम कितना था 5 मिनट। तो आपको बताया गया था कि मिनट को आप सेकंड में चेंज कर लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना सेकंड, 300 सेकंड। आपसे कह रहा है कि उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए, तो ध्यान देंगे उत्पन्न ऊष्मा का वैल्यू कितना होगा, H = I² RT, तो H = I², I कितना है जी, 2 है, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, R कितना है 10 है, T कितना है 300, कितना हो जाएगा 4 × 10 × 300, कितना होगा 4 3 12, कितना 0 1 2 3, इतना क्या जूल, ठीक है। तो 12,000 जूल आ रहा है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सेकंड है ये। चलिए अब देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व किया गया, जल्दी करें इसको। हो गया बालक, चलिए नेक्स्ट 87 कह रहा है कि एक सेल के सिरे 2 समांतर क्रम में जुड़े तारों से जोड़े गए हैं। क्रम कौन सा है, समांतर क्रम। उन तारों का प्रतिरोध 1 ओम और 2 ओम है, तो समान समय में दोनों तारों में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे बहुत सारा पहले भी हम लोग कर चुके हैं। आप याद रखेंगे कभी भी क्वेश्चन में, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा है कि H = VA² अपन R × T होता है, और अगर समांतर क्रम कह दे तो समांतर क्रम में याद रखेंगे E अचर होता है, वोल्टेज अचर है, और इसमें कह दिया समय भी समान है, समय भी क्या है, समान है, तो समान मतलब अचर। तो आप ही बताइए कि H में और R में कौन सा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का। तो अगर आपका ऊष्मा का अनुपात H1H2 निकालना है, इसका मतलब प्रतिरोध का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखिए व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो H1H2, तो ये क्या होगा R2R1,
अब आप देख लीजिए प्रतिरोध कितना है, 1 2 है, ठीक है, 1 2 है तो R2 तो ऊपर रखना है, तो 2 है नीचे 1, तो 2:1, यही आपका उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। तो आपको डायरेक्ट उल्टा कर देना, इतना लिखना नहीं है, जैसे 1:2 देखे ना, डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए। कब? जब देख लीजिए कि परिपथ में ये कैसे जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में। डायरेक्ट आपका 1:2 है ना, तो ऊष्मा कितना होगा 2:1, है ना यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी, थोड़ा जल्दी करेंगे। हो गया, हटा इसको। चल 88। अरे 100 वाट का बल्ब 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है, तो कुल यूनिट की संख्या बताइए। तो ध्यान देंगे, आपको पढ़ाया गया था कि E = P/T, ठीक है। तो याद रखेंगे 100 वाट है और कितना घंटा, 10 घंटा। तो ध्यान देंगे ये वाट है, ये घंटा है, तो कितना हो गया 1000 वाट घंटा। तो 1000 वाट घंटा को इसको 1 किलो वाट घंटा कहा जाता है। जो देख रहे हैं ना, इसको हटा के हम के यूज कर लिए, और 1 किलो वाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है, 1 यूनिट। तो देखिए इसमें ऑप्शन है ना आपका, कितना हो गया 1 यूनिट। हो गया बालक, ये ऑलरेडी थ्योरी का ही एक पार्ट है। चल 89 कह रहा है कि दो समान नहीं होगा, समान होगा। दो समान बल्ब जिस पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, टाइपिंग एरर है, थोड़ा सुधार लीजिएगा, अंकित है मतलब उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। इनको श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट से जोड़ा जाता है, तो कुल उत्पन्न शक्ति का मान बताइए, ठीक है। बल्ब को किस क्रम में आप जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे कितना है, ये 89 है। तो बताइए प्रतिरोध में और क्षमता में कैसा रिलेशन होता है। तो अभी आपने बोला कि सर P = V²/R होता है, ठीक है, P = V²/R। अब यहाँ पर हम बात करें पावर का, तो R को ऊपर लाइए, तो R ऊपर होगा तो V²/P हो जाएगा। तो यहाँ देख के बताइए कि R में और P में कैसा संबंध है व्युत्क्रमानुपाती का। तो अगर प्रतिरोध आपका श्रेणी क्रम में रहता है, तो ध्यान देंगे हम लोग ऐसे लिखते हैं R1 + R2, और आपने बोला कि सर पावर निकालना है, तो पावर तो उल्टा होगा, प्रतिरोध का उल्टा होगा, क्योंकि देख लीजिए व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो क्या इसके लिए 1/P इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? क्या इस R1 के लिए 1/P1 लिख सकते हैं? क्या इसके लिए 1/P2 लिख सकते हैं? जब इसको सॉल्व कीजिएगा, सबको हल कीजिएगा, तो ये P इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये आएगा P1 × P2, ये कितना आएगा P1 × P2 अपॉन P1 + P2। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला हम दे दिए कि जब बल्ब श्रेणी क्रम में हो तो डायरेक्ट उसका पावर इस तरीके से आप ला सकते हैं। रख दीजिए कितना आ रहा है। तो आपने बोला कि सर दोनों बल्ब का कितना क्षमता है, तो 100 वाट है, 100 वाट है। तो क्या करेंगे, दोनों बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो संयुक्त पावर पूछा गया है। तो ध्यान देंगे 100 × 100, और 100 + 100 कितना हो गया 200, तो 00 से 00 और ये कट गया, तो कितना हो गया 50 वाट। क्लियर है बालक। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो 100 वाट का बल्ब अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा, दो 100 वाट का बल्ब अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और उनका वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है, वोल्टेज देखिए 220 वोल्ट ही है, तो उनका संयुक्त क्षमता कितना हो जाएगा 50 वाट हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में अगर क्षमता निकालना हो श्रेणी क्रम में, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये श्रेणी क्रम के लिए। और समांतर क्रम में क्या होगा P1 + P2, आप लिख लीजिए, इसका हम फॉर्मूला ही लिख दे रहे हैं, जल्दी कीजिए तो इसको।
हो गया बालक। चलिए देखिए यहाँ पे एक नोट आप लिख लेंगे। नोट क्या है, तो नोट यही है कि श्रेणी क्रम में, अगर श्रेणी क्रम में बल्ब को जोड़ा जाए तो श्रेणी क्रम में संयुक्त क्षमता, श्रेणी क्रम में अगर संयुक्त क्षमता निकालना हो दो बल्ब का, तो P इक्विवेलेंट कितना होगा, P1 इंटू P2 कितना होगा, P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2 ये होगा। ठीक है, लेकिन अगर समांतर क्रम में दो बल्ब को जोड़ा जाए, ठीक है, समांतर क्रम में, ठीक है, संयुक्त क्षमता, बल्ब को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इनका संयुक्त क्षमता बहुत ईजी है। क्या करेंगे, P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 प्लस P2, याद रखिएगा, इसे आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो कह देगा बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इस तरीके से बनाना होगा, समांतर क्रम में कहा गया तो इस तरीके से आपको क्षमता निकालना होगा। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या दे रहा है। यदि दोनों बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो कुल उपयुक्त शक्ति, देखिए ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऊपर जो आप 100 वाट का बल्ब लिए थे ना, 100 वाट का 2 बल्ब यूज किया गया था, 100 वाट का 2 बल्ब था और श्रेणी में जोड़े थे तो 50 आया था। अब कह रहा है समांतर में जोड़िए, तो समांतर के लिए अभी फॉर्मूला आपको बताया है P1 प्लस P2। ठीक है, तो कितना होगा, 100 प्लस 100 इक्वल टू 200 वाट। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हो गया बालक, बन जाएगा। चलो 91 क्वेश्चन क्या है, सजावटी बल्ब के दो गुच्छे जो क्रमशः 39 और 40 के हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कौन गुच्छा ज्यादा रोशनी देगा। ठीक है, आपसे पूछा गया कि दो गुच्छा बनाया गया और बल्ब को श्रेणी क्रम में, तो ये बताइए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो श्रेणी क्रम में एक 39 बल्ब है, एक 40 बल्ब है, तो याद रखेंगे कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका उष्मा भी ज्यादा होगा, और जिसका उष्मा ज्यादा होगा उसका रोशनी भी, क्या कह रहा है कि कौन सा ज्यादा रोशनी देगा, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसका उत्पन्न उष्मा भी ज्यादा, और जिसका उत्पन्न उष्मा ज्यादा उसका रोशनी भी क्या होगा, तो उसका रोशनी भी ज्यादा ही होगा। तो बताइए 39 का प्रतिरोध ज्यादा होगा कि 40 का, तो याद रखेंगे ज्यादा बल्ब है तो ज्यादा प्रतिरोध होगा, और श्रेणी क्रम में ही सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है, तो याद रखेंगे प्रतिरोध ज्यादा तो उत्पन्न उष्मा ज्यादा तो रोशनी भी ज्यादा। आप देखे होंगे हीटर को पहले गर्म होता है, जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ही ज्यादा लाइट देगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाए तो 40 बल्ब को जोड़िएगा, क्योंकि ये तो कम है, उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो 40 बल्ब वाले का प्रतिरोध ज्यादा है तो उष्मा ज्यादा होगा तो रोशनी भी ज्यादा होगा। चलिए जल्दी, चलिए वाला, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92 में क्या कह रहा है। अरे ऊपर के प्रश्न में यदि दोनों गुच्छे को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो कौन सा गुच्छा ज्यादा रोशनी देगा। देखिए अभी हम लोग पीछे बात किए हैं प्रतिरोध से संबंधित, तो याद रखेंगे समांतर क्रम में क्या होगा, तो समांतर क्रम में इसका प्रतिरोध ज्यादा घट जाएगा, 40 वाले का, इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो 39 वाले का प्रतिरोध अगर ज्यादा होता है, 39 वाले का प्रतिरोध ज्यादा होता है तो उष्मा भी ज्यादा होगा, और उष्मा ज्यादा होगा तो रोशनी भी ज्यादा होगा, और रोशनी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 90 कितना है 3। अरे 3 एम्पियर की धारा किसी तार में 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का प्रतिरोध इतना हो तो उत्पन्न उष्मा निकाल लीजिए ना, कैलोरी में पूछ रहा है, 4.2 से डिवाइड करना होगा, 9.93 है बाबू। क्या कह रहा है, 3 एम्पियर की धारा किसी तार में 10 सेकेंड तक, करेंट है 3 एम्पियर,
कितना समय तक? 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। यदि तार का प्रतिरोध 10 ओम हो तो उत्पन्न ऊष्मा, प्रतिरोध दे दिया कितना, प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? 10 ओम। 10 ओम। तो आपसे क्या कह रहा है? उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए, निकाल लीजिए। कितना? H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। I कितना है? 3 का स्क्वायर कर लेंगे। R कितना होगा? 10। समय कितना है? 10 सेकेंड। और याद रखें कैलोरी में निकालने के लिए 4.2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कैलोरी में निकालने के लिए 4.2 से डिवाइड करना होगा तो 9 हो जाएगा, और ये 100। 4.2 का डेसिमल हटाइएगा ना तो ऊपर 10 चला जाएगा। सॉल्व करा लीजिए तो ये कितना होगा? 3 3 से 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 3000/14। ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन 1 2 3, हाँ यही दोनों में से कोई होगा, क्योंकि ये कितना से कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 200 कितना है? 16। ये 216, और ये क्या है? कैलोरी। अच्छा हिंदी में लिखना है, ये क्या होगा? 216 कैलोरी, ये हो। चलिए बना लीजिए तो। और याद रखेंगे कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी में 4.2 जूल, मतलब जूल को कैलोरी में चेंज करना होगा तो 4.2 से आपको डिवाइड करना ही होगा। हो गया बालक? चलिए नेक्स्ट 94। चलिए यहाँ दे ही दिए, देखिए 1 कैलोरी बराबर होता है 1 कैलोरी में 4.2 जूल। याद रखेंगे 1 कैलोरी में 4.2 जूल, और जूल को जब कैलोरी में चेंज करना होता है तो 4.2 से भाग देना होगा, भाग देना होगा। और कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करना होगा तो 4.2 से क्या करना होगा? तो गुणा करना होगा। याद रखिएगा 4.2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है? 10 एम्पियर की धारा किसी 10 ओम के तार में 10 सेकेंड प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा, यही निकाल लो बालक। H बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। चेंज देख लीजिएगा, करेंट कितना है? 10 का स्क्वायर कर लेना होगा। प्रतिरोध कितना है? 10 है। समय कितना है? 10, सारा 10 ही है जी। कितना हो गया? 100, और डबल जीरो यहाँ पर हो जाएगा कितना? तो 10 के पावर 4 जूल। कहीं है ये? चलिए देख लीजिए और आगे सॉल्व किया जाए। इसको हटा दे, इसको चेंज कर दे। 96 क्या कर रहा है? यदि 10 एम्पियर की धारा किसी चालक से प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा 80 जूल हो तो धारा की दिशा बदल देने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित। तो देखिए ना, H बराबर एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो याद रखेंगे इसका मतलब कि ऊष्मा जो है समानुपाती है किसका? तो धारा के वर्ग का। अब इसमें क्या कह रहा है? 10 एम्पियर की धारा किसी चालक से प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा 80 है। यदि धारा की दिशा बदल देने पर उत्पन्न ऊष्मा, अच्छा यहाँ पे आप करंट नहीं चेंज किए हैं, उसका डायरेक्शन चेंज किए हैं। तो जब तक करंट का परिमाण चेंज नहीं होगा तो याद रखिएगा धारा का, जब तक करंट का परिमाण नहीं चेंज होगा, ठीक है, तब तक ऊष्मा का परिमाण नहीं बदलेगा। आप करंट को चेंज नहीं किए हैं, आपका करंट 10 ही है, केवल आप उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो याद रखेंगे ये ऑप्शन होगा। अगर करंट का वैल्यू आप चेंज करते तब इसमें क्या होता है? उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात बदल जाता है। लेकिन आप करंट का वैल्यू नहीं चेंज किए, केवल उसका डायरेक्शन चेंज किए। क्लियर है बालक? चलो हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। 96 हो गया। 97 अगर किसी हॉस्टल में 50 बल्ब जो प्रत्येक 100 वाट के हैं, 50 पंखे हैं जो प्रत्येक 75 वाट के हैं,
तो प्रतिदिन 10 घंटे जून महीने तक उपयोग में लाया जाता है। यदि प्रति यूनिट बिजली का दाम 4 रुपये हो तो कुल बिल निम्नलिखित में कौन सा होगा। ऐसा क्वेश्चन बनाया है, बन जाएगा, बनाइए जल्दी जल्दी बना के बताओ। हम थोड़ा सा हिंट लिख दें, हिंट लिखे आप बनाइए, देखिएगा मत केवल बस, ठीक। हम गिवन डाटा केवल लिख रहे हैं 97, आप अपना बनाइए क्या क्या दिया हुआ है। तो 50 बल्ब है और प्रत्येक 100 वाट का, तो ध्यान देंगे पावर हम पहले निकालते हैं। 50 बल्ब है 100 वाट का, उसके बाद क्या है 50 पंखे हैं 75 वाट का, 50 पंखे हैं 75 वाट का, तो टोटल पावर आपका कितना हो गया, ये हो गया 5000 कितना, कितना वाट। अब इसको 1000 से भाग दे दीजिए ना, ये किलो में चेंज हो जाएगा, 0 से 0 कितना 8.75 किलो वाट, इतना हो गया। आपसे और क्या पूछ रहा है, जून महीने में 30 दिन होता है, प्रत्येक 10 घंटा आप यूज़ करते हैं, ठीक है। जून जो होता है ये 30 दिन का होता है, 30 डेज। तो ये बताइए कि E = P × T पढ़ाए हैं आपको, तो P आपका कितना है 8.75, ठीक है, इतना किलोवाट, और डेली 10 घंटा यूज़ करते हैं ना आप, 10 घंटा, तो 10 घंटा 10 आवर, तो इसको हल कीजिएगा ना, तो एनर्जी कितना आ गया, तो 800 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल हटेगा तो 100 हो जाएगा, और ये 10 हुआ, और किलोवाट आवर इसी को यूनिट कहा जाता है, तो 10 से 10 कैंसिल, तो 87.5 किलोवाट घंटा को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट। मतलब इतना यूनिट आप बिजली यूज़ करते हैं एक दिन में, याद रखेंगे ये एक दिन का है, ये एक दिन का बिजली बिल है आपका, ठीक है। तो अगर कुल ऊर्जा खर्च, कुल ऊर्जा खर्च निकाला जाए तो ध्यान देंगे एक दिन का है, अगर टोटल का निकालिएगा तो ध्यान देंगे कितना आया था अभी, ये था 87.5, और जून महीने में 30 दिन होता है, तो अब डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 होगा, 0 से 0 कैंसिल, कितना होगा, इतना यूनिट। अब बताइए कि जून महीने में आप इतना यूनिट यूज़ करते हैं, तो एक यूनिट का प्राइस कितना है, एक यूनिट का प्राइस कितना है बालक, 4 रुपया, 4 रुपया है एक यूनिट का। तो आपसे कितना कहा गया है, ठीक है 2625 यूनिट इसका पूछा गया, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 2625 में और 4 से, ठीक है। चलिए इतना आ रहा है, देख लेते हैं क्या आ रहा है। कितना रुपीज़, 10,600 कहीं है इसमें, ये मल्टीप्लाई गलत है क्या जी, चेक कर लेते बालक। हाँ यहाँ 5 होगा, देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया, 5, 10,500 रुपीज़ है ना इसमें, ये ऑप्शन नंबर 1। कैसे निकाले हैं थोड़ा समझ लीजिए फिर से एक बार। हमसे क्या पूछा था कि डेली आप 50 बल्ब 100 वाट का यूज़ करते हैं, 50 बल्ब यूज़ करते हैं 100 वाट का, और 50 पंखा यूज़ करते हैं 75 वाट का, और डेली आप 10 घंटे चलाते हैं। तो पहले हम एक दिन का निकाल लेंगे, फिर जब एक दिन का मालूम चल जाएगा तो जून में पूछा है तो जून में जितना दिन होगा 30 दिन, तो 30 से गुना करा के हम एक महीना का निकाल लेंगे, और जब एक यूनिट का मालूम है तो जितना यूनिट का पूछेगा हम बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं वाला, ध्यान समझिएगा। यहाँ से ये गिवन डाटा में हो गया, अच्छा एक मिनट, ये कौन सा हो गया, ये हम क्या किए पावर देख लिए एक दिन का,
तो हमने पावर देखा कि इतना हम यूज़ करते हैं, 50 बल्ब 100 वाट का और 50 पंखा 75 वाट का, तो टोटल हम इतना यूज़ करते हैं। ये वाट में था, 1000 से डिवाइड करके किलोवाट में यूज़ कर लिए, तो ये एक दिन में आप इतना यूज़ करते हैं। तो जून का महीना है, इसमें 30 दिन होता है, तो टोटल अगर आपसे पूछा गया कि जून में कितना होगा, एक चीज़ और, ये इतना किलोवाट और आप कितना देर तक चलाते हैं, 10 घंटा तक, तो एक दिन में आपका कितना यूनिट हो गया, तो एक दिन में यूनिट हो गया 87.5 यूनिट, ये एक दिन का देखिए लिख दिए हैं। तो जून में तो 30 दिन होता है, तो 30 से आप गुना कर लीजिए, तो कुल ऊर्जा खर्च कितना, तो ये था आपका 30 से मल्टीप्लाई किए, इसको सॉल्व कर लिए, तो पूरे एक महीने का 2625 यूनिट आ गया। अब एक यूनिट का प्राइस इतना है, तो इतना यूनिट का निकालना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए लिख लीजिए, और यहीं पर रोकेंगे बालक, ठीक है, यहीं पे रोकेंगे। अब इसके आगे अगले क्लास में किया जाएगा। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो गया है, बस रोक दिया जाए, बाकी अगले क्लास में हो गया। चलिए नेक्स्ट, आप एक बार दो बार इसको रिपीट करके रिवीजन करें। कोई भी न्यूमेरिकल देखिए, एक बार में नहीं समझ में आया तो एक से दो बार में आपको प्रैक्टिस करना होगा और धीरे धीरे देखना होगा। ज़्यादा इसको स्किप करके देखिएगा, आपको समझने में परेशानी हो जाएगा, ठीक है। और क्लास में आपको शॉर्ट मेथड हम बता चुके हैं, हम बताए थे कि जब बोर्ड पे सॉल्व करेंगे तो लॉन्ग मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए हटा दिया जाए, ओके। अब इसके आगे अगले क्लास में करेंगे, बस यहीं रोक दिया जाए, बंद कर दो।